हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अद्भुत जी ज्ञान स्टडी में। तो फ्रेंड्स, पिछले 3 वीडियो में हमने साइंस का सेट 3 कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस सेट 4। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखें तो आपका समान प्रतिबिंब बनेगा। तो फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब समान बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका P हुआ और यहाँ पर आपका C हुआ। तो ये मिलाने का जो रेखा है इसे क्या कहते हैं? ये कहते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष ऑप्शन में है, एकदम है, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, मुख्य अक्ष। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि दाढ़ी हम हजामत बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, अवतल लेंस याद रखिएगा हमेशा कि अवतल लेंस की फोकस दूरी या फिर अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। अगर उत्तल लेंस का पूछता, उत्तल दर्पण का पूछता तो धनात्मक होता। तो हमेशा याद रखिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है माइनस में, ऋणात्मक में, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है प्लस में। तो यहाँ पर पूछा है अवतल लेंस की फोकस दूरी। अवतल लेंस मतलब ऋणात्मक, नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जब वस्तु रहता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा यह अवतल दर्पण है, यह हमारा अवतल दर्पण है। तो यहाँ पर पीछे कब बनता है? यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इधर आपका पीछे बन जाता है प्रतिबिंब। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के पीछे बनता है जब वस्तु कहाँ पर रहता है? तो P और F के बीच। यहाँ पर P है और यहाँ पर F है। तो P और F के बीच जब वस्तु रहता है तब दर्पण के पीछे यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन C इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आँख के रंगीन भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? आँख के रंगीन भाग को तो आइरिस कहते हैं। आइरिस यानी परितारिका। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है? तो इसमें भी आप लोग याद रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन है। सामान्य नेत्र की जो दूर बिंदु है वो अनंत है और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? पूछा गया है सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है? तो अनंत। ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं, प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का अंतर होता है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय बीच कितने का लगभग अंतर होता है? तो 2 मिनट का। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टिता। आपका 3 दृष्टि दोष होते हैं। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। किसी विद्युत बल्ब का अनुमंतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट प्रचलित करते हैं तो तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होती है? तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा उसके हिसाब से ही आपका आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? तो पावर दिया हुआ है, P इक्वल टू होता है VI, P इक्वल टू VI होता है। तो पावर 100 वोल्ट दिया हुआ है, 100 वाट दिया हुआ है पावर, और वोल्ट दिया हुआ है 220। तो यहाँ पर 0 0 कट गया और 5 दूनी 10 और 11 दूनी 22। यहाँ पर 5/11 आया, 5/11। 5/11 आया तो फॉर्मूला में लगा देंगे। क्या होता है फॉर्मूला? P इक्वल टू V इंटू आई, P इक्वल टू V इंटू आई होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग 110 को रखेंगे वोल्ट और इंटू में हम लोग 5/11 रखेंगे। तो यहाँ पर 11 को 110 में काट देने पर 10/12 में कट जाएगा और 10 को 5 से इंटू करने पर हम लोग का 50 आंसर होगा। तो 50 वाट आंसर है, एकदम है। ऑप्शन नंबर C सर राइट आंसर, 50 वाट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू NE होता है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे N इंटू 1.6 इंटू
10⁻⁻19 कूलाम, और इसका हो जाएगा n = 1 × 10⁻⁻19/16। तो यहाँ पर इसको भाग करने पर, इसको और इसको भाग करने पर आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 0.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, चुंबक के ध्रुव पर। आगे देखते हैं, उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पवनों का न्यूनतम वेग कितनी होना चाहिए। अगर आपको पवन ऊर्जा प्राप्त करना है तो पवनों का न्यूनतम वेग होनी चाहिए 15 किलोमीटर/आवर। ऑप्शन नंबर ए 15 किलोमीटर/आवर। अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है ऊष्माक्षेपी का, शायद हाँ ये आपका ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए आगे देखते हैं, Bal2 + Na2SO4 BaSO4 + 2NL किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये तो देखकर ही पता चलता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कैसे, तो Ba जो है SO4 के साथ जुड़ जाता है, BaSO4 बन जाता है, और यहाँ पर जो है Na हम लोग का L2 के साथ जुड़ जाता है तो 2NL बन जाता है। तो ये आपका इधर से इधर, इधर से इधर विस्थापन हो रहा है, एक दूसरे का विस्थापन हो रहा है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होता है, उदासीनीकरण से अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर 11 प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 7, 10, 14 है। इनमें कौन सा पदार्थ अम्ल है, इनमें कौन सा पदार्थ अम्ल है, तो हमारा 2 जो है वो अम्ल है। 7 से इधर कम रहेगा तो अम्ल, 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षार, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि एंटासिड का उदाहरण है, एंटासिड का क्या उदाहरण है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी और बेकिंग सोडा भी, दोनों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आगे क्या कह रहा है कि कौन सा पदार्थ क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्क बनाता है, तो CaO। यहाँ पर O जब Ca के साथ अभिक्रिया करता है तो CaO बनाता है। तो यहाँ पर देखिए कि कौन सा पदार्थ क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो CaO। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उभयधर्मी के ऑक्साइड के उदाहरण है, उभयधर्मी के ऑक्साइड का क्या उदाहरण है, तो Al2O3। यहाँ पर ZNO होगा, ZNO, यहाँ पर 2NO लिखा हुआ है, तो लेकिन आप लोग ZNO ही मान लीजिए क्योंकि वही सही है, 2NO सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांसा मिश्र धातु है किसका, तो ये कॉपर और SN का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाकू से काटा जा सकने वाला धातु है, कौन सा है, चाकू से काटा जाने वाला, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, तो किसका है, तो क्लोरीन का है, क्लोरीन का है। 2 और 8 10 हुआ, और 7 17 हम लोग का क्लोरीन का होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर निम्न में कौन सा कथन असत्य है। असत्य आपको बताना है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विआबंध अथवा त्रिआबंध होते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये सही बात है, ये सही कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, मीथेन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, CH4 हम लोग का क्या कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जो कि बिल्कुल गलत है, हम लोग का ये बिल्कुल गलत है, इसीलिए ये हमारा गलत कथन हो जाता है। और आगे एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, एकदम सही है। यहाँ पर एल्केन होना चाहिए था, एल्केन का ये 2 कथन गलत है। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों गलत है, गलत कथन है। आपको जो भी टिक करना चाहो कर लीजिए, तो ज़्यादातर आप लोगों को बी में ही करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत कथन है, और क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ऑप्शन नंबर बी ही है। आगे देखिए, बेंजीन का गुणसूत्र क्या है, बेंजीन
बेंजीन का गुणसूत्र आपको बताना है। बेंजीन का गुणसूत्र क्या है? तो C6H6 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन तत्व अधातु नहीं है? अधातु नहीं है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन अधातु, उपधातु नहीं है, उपधातु नहीं है। पाइरूवेट के विखंडन से यह CO2 H2O तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। यह क्रिया क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। पौधों में वस्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो ये आपका पत्ता में होता है। ऑप्शन नंबर डी। आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आमाशय में आपका पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सिनेप्स कहते हैं। आपका बायोलॉजी में है ये। फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? फल को पकाने के लिए कौन सा? तो ये आपका उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन उत्तरदायी है। मलेरिया परजीवी का नाम है, किसका है मलेरिया परजीवी का नाम? तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन मादा जनतंत्र भाग नहीं है? मादा जनतंत्र भाग नहीं है तो कौन है? शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर कि मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के युग्म होते हैं। अगर आपको पूछ दिया जाता है कि मानव शरीर में कितने सामान्य संख्या है, सामान्य गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 46 सामान्य गुणसूत्रों की संख्या याद कर लीजिए और ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर आपको संख्या पूछेगा गुणसूत्र की, तो 46 है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? तो मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? यहाँ पर युग्म पूछा गया है, तो युग्म आपका 23 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आगे भी VVI क्वेश्चंस आ चुका है कि मानव की स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं। लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? आपका XX होता है। मानव स्त्री में आपका XX होता है और पुरुष में आपका XY होता है। तो याद रखिएगा कि आपका स्त्री यहाँ पर पूछा गया है, स्त्री में क्या है? XX, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पुरुष का पूछता तो XYB होता, लेकिन यहाँ पर स्त्री का पूछा है तो XX, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन जैव अनवीनीकरणीय पदार्थ है? तो DDT, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ पौधे, जंतु तथा सूक्ष्मजीव पर्यावरण के कैसे घटक है? कैसे घटक है? पेड़ पौधे, जंतु तथा सूक्ष्मजीव, ये सब आपका क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैविक घटक है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, क्या है गैर पारंपरिक? तो ये आपका हाल ही में बना हुआ है पवन ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, जो कि हमारा इस सेट 4 का लास्ट क्वेश्चन है। तो कुल्हा जल संचयन की एक पुरानी विधि है, यह निम्नलिखित किस प्रदेश में उपयोग में लाई जाती है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में लाया जाता है। इसी के साथ साइंस का सेट 4 कंप्लीट हो जाता है क्लास 10 का। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लास 10 का साइंस सेट 5। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।